गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। आज हिंदी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 6 घर, जिसके लेखक भोला भाई पटेल। ठीक है, तो भोला भाई पटेल का यह निबंध घर आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले भोला भाई पटेल की जीवनी हम देखते हैं, फिर आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके। भोला भाई पटेल का जन्म 1934 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 2012 में। डॉक्टर भोला भाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। उनका जन्म महेसाना गुजरात निकट सोजा गांव में हुआ था। बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में BA की उपाधि प्राप्त की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे भोला भाई पटेल। भोला भाई पटेल की प्रमुख रचना में अधुना, विदिशा, कांचनजंघा, अज्ञे एक अध्ययन है आदि हैं। उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। गुजराती साहित्य सभा की ओर से रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक और हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का स्वामी सच्चिदानंद सम्मान, भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में अस्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं। वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लग जाती है, अतः घर न बेचने का निर्णय लेते हैं। और घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन घटनाओं, भावनाओं का प्रतीक है। ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले घर, ये पुश्तैनी घर है। ठीक है, लेखक, उनके भाई बंधु सभी शहर में अस्थायी रूप से बस चुके। अब लेखक और उनके परिवार के सदस्य पुश्तैनी घर यानी गांव के घर में आना जाना बहुत कम होता है, इसलिए अपनी मां की अनुमति लेकर बेच देने का विचार करते हैं। और घर बेचने से पहले एक बार फिर वापस एक साथ शहर से उस पुश्तैनी घर में रहने का विचार करते हैं, क्योंकि घर बेचने से पहले भाई एक बार घर में साथ रहने जाते हैं और इस तरह पुरानी बातें, पुरानी यादें वापस सजग हो उठती है और लेखक की माता रोने लग जाती है। अब इस तरह से माँ का पुरानी घटनाओं को याद करके रोना, घर बेचने का विचार, प्रसंग टाल दिया जाता है। अंत में घर ना बेचने का निर्णय लेते हैं और घर केवल घर नहीं, 4 दीवारों छप्पर वाला मकान नहीं, बल्कि घर से बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे विचार, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती। घर भावनाओं का प्रतीक। अंततः यह निष्कर्ष होता है कि घर बेचने का विचार जो है वो कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। तो चलिए लेखक के पुश्तैनी घर और उससे जुड़ी हुई यादें हम देखते हैं। चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। गांव से शहर में अस्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार किया। जिस मोहल्ले में हमारा घर है, वहाँ के पुराने पड़ोसी अब तो शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे, इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। बेढंगा यानी अव्यवस्थित, अच्छा नहीं लगता। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बन पाया है। वे हमें आगंतुक ही मानते, आगंतुक अर्थात अजनबी, मेहमान के सम्मान ही मानते थे, इसलिए घर को रखने का कोई आकर्षण अब रहा नहीं था। घर को यानी पुश्तैनी घर को बेच देने का कारण बताते हैं कि अब लेखक और उनके परिवार के लोग, उनके भाई सभी अब शहर में अस्थायी रूप से बस चुके, जिसके कारण उनके गांव का घर जो है वो बंद रहता है। अब छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का इसलिए विचार करते हैं। जिस मोहल्ले में उनका घर है, वहाँ के पुराने पड़ोसी भी
इन्हीं की तरह शहर में अस्थायी रूप से बस चुके। उनमें से अधिकांश लोगों ने तो अपने गांव के पुश्तैनी घर को बेच भी दिए। तो वो बेचे तो अब वहाँ पर जो लोग आए वो तो लेखक के लिए नए लोग ही हुए ना। अब ये लोग भी, लेखक और उनके परिवार के लोग शहर में अस्थायी रूप से बसने के कारण गांव के पुश्तैनी घर में बहुत कम ही आना जाना होता है। शादी हो, मृत्यु हो जैसे अवसर पर ही, सामाजिक रिवाजों पर ही वो लोग आना जाना करते, या फिर लंबी छुट्टियां मिली हो तो वो गांव के इस घर में रहने जाते। लेकिन उन्हें बड़ा अजीब, अव्यवस्थित, बेढंगा सा लगता रहने जाते तो भी, क्योंकि नए पड़ोसी आ गए हैं उनके, और नए पड़ोसियों के साथ उनका नाता अभी बंधा नहीं। 2-4 दिनों के लिए आते, 2-4 दिनों के बाद वापस शहर चले जाते, जिसके कारण गांव में जो नए लोग आए, जो पड़ोसी हैं इनके, उनके साथ लेखक और लेखक के परिवार वालों का नाता बंध नहीं पाया था, जिसके कारण इनके पड़ोसी इनको आगंतुक ही मानते, मेहमान ही मानते। अब इसलिए लेखक कहते हैं कि अब गांव के उस घर को रखने का कोई कारण नहीं था। आगे देखते हैं। बंद रहने के कारण पुराना घर और भी जर्जरित होता जा रहा था, यानी टूटता, क्योंकि ज़्यादा समय तक घर बंद रहो। आप 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए अगर आपका घर बंद है, मकान बंद है, आप कहीं घूमने के लिए गए हो तो देखो कैसे घर में धूल जम जाते। फिर ये तो बहुत ही कम गांव के घर में आते हैं लेखक और उनके परिवार वाले, क्योंकि ये तो शहर में अस्थायी रूप से बस चुके हैं और घर में अपने पुश्तैनी घर में न रहने के कारण, अधिक समय न व्यतीत करने के कारण बहुत कम आना जाना इनका होता है, जिसके कारण इनका घर और भी जरित टूटता फूटता सा हो गया है। कहते हैं चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था। चौमासे में बारिश के समय में टीन का छप्पर था, यानी टीने का एल्वेस्टर, ठीक है। पतरा जो था वो कैसा था? टीने का था। टीन का पतरा होने के कारण चौमासे में जब बारिश होती तो पानी अंदर आ जाता, जिससे घर के मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते थे। जब आंगन खुला हो और आंधी तूफान आए तो जाहिर सी बात है कि कचरे का ढेर तो लगना ही है। अब खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते थे। दालान अर्थात क्या? दालान अर्थात बरामदा, ठीक है। तो इस तरह से इनके न रहने के कारण खुले आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते। अब इसलिए घर के लोगों ने, लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया कि अब घर को रखने का कोई कारण है नहीं, तो अब इस घर को बेच दिया जाए। फिर एक दिन उन्होंने अपने गांव के किसी मित्र को ही यह समाचार दिया कि उन्हें यह अपने गांव का पुश्तैनी घर बेचना है, और इस तरह कुशल मित्र से बेच देने की सिफारिश करके ये लोग सारे शहर आ गए। फिर उस मित्र का इन्हें संदेशा भी आया कि ऑफर आ गया है। ऑफर आया भी सही, यानी इन्हें घर बेचना था, ग्राहक मिल गया है और ऑफर भी अच्छा था, ठीक था। अब करने वाला व्यक्ति भी अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करना या आनाकानी बाट डालने का अब कोई प्रश्न ही नहीं था। इधर घर बेचना है, घर बेचने के लिए ग्राहक भी मिल गया है, अच्छा ग्राहक है। अब आनाकानी या इस विचार को टालने का प्रश्न भी अब नहीं रहा। अब आगे क्या होता है, परंतु उसी क्षण जैसे मन में टीस सी उठी। लेखक क्या कहते हैं कि जैसे यह पता चला कि उनका पुश्तैनी घर जो बेचने का विचार कर रहे थे, अब ऑफर भी अच्छा आ गया है, ग्राहक भी मिल गया है, यानी अब उनका पुश्तैनी घर बेचा जाने वाला है। अब यह खबर सुनकर रह लेखक के मन में एक टीस उठ रहा है। टीस यानी पीड़ा, रह उठने वाला दर्द। तो अब दर्द हो रहा है, जैसे उन्हें अब आभास हो रहा है कि उनका कुछ बहुमूल्य कीमती चीज़ जैसे उनके हाथ से छूटता चला जा रहा है। बार बार मन व्यग्र बनाता, व्यग्र अर्थात बेचैन। उनका मन बार बार बेचैन होता, विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। अब विचार आ रहा है कि घर क्यों बेचा जाए। देखो बेटा, जब कोई भी
चीज़ छोटी ही हो या बड़ी क्यों ना हो, उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु का महत्व हमें जब तक हमारे पास है नहीं पता चलता। लेकिन जब वो वस्तु या व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति क्यों ना हो, जब दूर चला जाए, जब हमारे हाथ में वापस नहीं आने वाला है, तब उसकी महत्ता का, उसके महत्व का आभास होता है। लेखक के परिवार मिलकर विचार करते हैं कि अब उस पुराने घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं है तो क्यों ना बेच दिया जाए। लेकिन जब बेचने का विचार पक्का हो जाता है, ग्राहक मिल जाते हैं, तब अब वो लेखक को पीड़ा होना शुरू हो जाता है। दर्द होता है कि भले पुराना है, जर्जरित है, टूटा फूटा हुआ है, लेकिन है तो घर पुश्तैनी घर है। पुश्तैनी अर्थात कई पीढ़ियों से चला आ रहा घर, कई पीढ़ियों से चला आ रहा घर था। अब उस घर को बेचने के जो विचार थे, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको ये विचार अनुचित हैं। फिर 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनाया था। कहते हैं कि 3-4 पीढ़ियों से चला आ रहा है, यह मिट्टी का घर था जो आज उनका घर है, पुश्तैनी घर, जिसे बेचने का विचार कर रहे हैं। कहते हैं कि वहाँ मिट्टी का घर था, उस मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिताजी ने ईंट का पक्का घर बनवाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने मिलकर स्वयं मजदूरी करके बनाया था। पिताजी, लेखक के पिता और इनकी माता तथा लेखक और इनके भाई बहनों का भी उस घर के निर्माण में सहयोग था। कहते हैं कि हम सभी ने मिलकर उस पुश्तैनी घर को बनाया था। जो पहले मिट्टी के कमरे थे, जहाँ मिट्टी का घर था, उस कच्चे मकान के स्थान पर ईंट का पक्का घर हम लोगों ने मिलकर बनाए थे। पिताजी इसके लिए स्वयं अपनी बैलगाड़ी से ईंटें लाए थे। लेखक के पिताजी स्वयं अपनी बैलगाड़ी से ईंट लाए थे। चिनाई के लिए, गाड़ा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लेकर आए थे। ये प्रश्न किया गया एक्सरसाइज में, याद रखिएगा। पिताजी चिनाई के लिए, चिनाई अर्थात क्या होता है? जोड़ना। ईंटों को जोड़ने के लिए जो गाड़ा बनाया जाता है, वो गाड़ा बनाने के लिए जो मिट्टी आया, वो पिताजी कहाँ से लेकर आए? तो आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लेकर आए थे, स्वयं खुदाई करके लाए थे। मेरी माँ ने 37 तक गाड़े के तसले पहुँचाए थे। 37 अर्थात ऊंचाई तक। लेखक क्या कहते हैं कि मेरी माँ ने 37 तक गाड़े के तसले, गाड़े अर्थात मिट्टी का जो घोल बना ईंटों को जोड़ने के लिए, चिनाई के लिए, तो उस गाड़े को तसले अर्थात बर्तन में रखकर मेरी माँ ने 37 यानी ऊंचाइयों तक पहुँचाया था। लेखक बताते हैं फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे, तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों के देख रेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुशी होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था, उसकी बात करके भावुक हो जाते। जब लेखक और लेखक के भाइयों का मकान जब शहर में बनने लगा, और शहर में इन्होंने जो मकान बनवाया वो कैसे बनवाया? तो वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में, अर्थात बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देकर सारा कुछ व्यवस्था करना, मजदूर, माल, सामान, ये सब कौन करेगा? सारा वो सुपरवाइजर का काम है। केवल हमें पसंद करना है कि ऐसा मकान, ऐसा घर, इस तरह से ये हमें चाहिए। बाकी सब बनाने की जिम्मेदारी वेतनभोगी सुपरवाइजर, हमें तो पैसे देना होता है। अब सुपरवाइजरों की देख रेख में मजदूरों द्वारा घर बनते देखकर मन में थोड़ा खुशी हुआ माता पिता को। किसके माता पिता को? लेखक को, कि घर इस तरह से इनका शहर का वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देख रेख में बन रहा है। पहले हमने जो अपने गांव के घर बनाए, पुश्तैनी घर, उसे याद करके जिसके बनाने में, जिस पुश्तैनी घर को, जो मिट्टी का घर था, जिसके जगह पे ईंट की पक्की मकान बनाए इन्होंने स्वयं, लेखक के पिता और उनकी माता तथा परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग था। उस पुरानी बातों को याद करके कहते कितनी मेहनत से बनवाया था, और याद करके वो भावुक हो जाते लेखक के माता पिता। आगे कहते इसी घर में
ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। वही पुश्तैनी घर उनका गांव का घर। कहते उसी पुश्तैनी घर में हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ भी हुआ था। लेखक के दाम्पत्य जीवन का आरंभ कहाँ हुआ था? उसी पुश्तैनी घर में। इनके भाई बांधवों का जन्म भी, इनका लेखक का और इनके भाई बहनों का जन्म भी उसी पुश्तैनी घर में हुआ था। उसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म हुआ था, यानी लेखक के संतानों का जन्म भी उसी पुश्तैनी घर में हुआ था। जीवन में जो कुछ भी अच्छे बुरे प्रसंग आए, यानी अच्छे बुरे जो भी परिस्थितियाँ आई, सबका प्रमाण वह घर है। घर उनका साक्षी है, प्रमाण है। आज उस घर को बेच देने की जब विचार आए और ग्राहक भी मिल गया है, तब कहीं ना कहीं 30 दर्द सा उभर कर सामने आ रहा है। आगे कहते हैं, घर के आंगन में कैसे खेलते थे? घर के आंगन में कैसे खेलते थे? एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए और एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बस गए। उन पुरानी बातों को याद कर रहे कि इसी घर के आंगन में हम खेला करते थे और इसी घर के आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने जाया करते थे। और एक दिन इसी आंगन को पार कर पर गांव, यानी दूसरे गांव में भी पढ़ने गए, क्योंकि पहले स्कूल पाठशाला जो थी वो स्कूलों की संख्या अधिक नहीं थी, शिक्षण की व्यवस्था सही नहीं थी। अब इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जो शिक्षा जहाँ तक उनके गांव में स्कूल थी उतना तक तो ग्रहण किया, उसके आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो अपने उसी घर के आंगन को पार कर दूसरे गांव में जाकर पढ़ाई किए। और एक दिन वो भी समय आ गया कि उसी घर के आंगन को पार कर शहर में अस्थायी रूप से जाकर बस गए। इस तरह से बातों को याद करते आगे कहते, इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप भी बंधे। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए। बिरादरी वालों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने लोगों के साथ यही इसी जगह झगड़े भी हुए, स्नेह मिलन भी हुए और यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज़ों में बोला चाली भी हुई। जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम कथाएँ हुई थी। विश्रम कथाएँ अर्थात प्रेम कथाएँ। कहते हैं कि यही सब कुछ हुआ। यही बिरादरी वालों के साथ, अपने लोगों के साथ झगड़े स्नेह मिलन भी हुए, पड़ोसियों के साथ यहाँ ऊंची आवाज़ में बोला चाली हुई और यही पड़ोसियों के साथ जाड़ों में यानी ठंड में अलाव के पास बैठकर, यानी अलाव को चारों ओर से घेर कर बैठ जाते और यहीं पर विश्रम कथाएँ हुआ करती थी, प्रेम भरी कथाएँ भी हुआ करती थी। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य, इनके परिवार के कुछ सदस्यों में आगे बताते हैं कि भैंस पड़िया अर्थात भैंस के बच्चे को पड़िया कहते हैं। भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े बांधे जाते थे। इस तरह से उन सारी पुरानी बातों को याद करते कि यहाँ लेखक का जन्म, लेखक के भाई बहनों का जन्म, लेखक का ब्याह यानी इनका दाम्पत्य जीवन भी उसी पुश्तैनी घर में बीता। और ये भी कहते कि मेरे बच्चों का जन्म इसी पुश्तैनी घर में ही हुआ। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी विचारों को याद करते हैं जो उस पुश्तैनी घर से जुड़ा हुआ है। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय, वंदे मातरम।